हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले आई थिंक मैंने 11-12 क्लासेस ले चुकी हैं। आप आई सजेस्ट यू कि आप उसको जाके पहले एक बार देख लो ताकि आपको ये क्लासेस भी आगे से समझ में आए। जैसा कि हमेशा से बेयर एक्ट प्रोविजंस ही कवर कराए गए हैं, तो ये भी क्लास बेयर एक्ट प्रोविजंस के ऊपर ही है। मतलब जितने भी हमारे बेयर एक्ट में जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है, सेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आई थिंक एक एस्पिरेंट के लिए या कोई भी लॉ स्टूडेंट के लिए जो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं चैलेंजिंग चीज़ होती है, वो होती है बेयर एक्ट को पढ़ना। क्योंकि बेयर एक्ट में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है ना, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ से ज़्यादा कौन क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ें आई होप कि आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने BANS और BSA दोनों की क्लासेस मैंने कवर कर ली है। आप उसको भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं एंड प्लीज़ जाके चेक करिए। आपको इससे मतलब ये आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा की प्रोविजंस के ऊपर ही ध्यान देकर बनाया गया है। और ये आपके प्रीलिम के लिए और एज वेल एज मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमको हमारा सेक्शन 191 स्टार्ट करना है। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में हमने सेक्शन 190 तक का कवर कर लिया था, जो बात करता है चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट जो पुलिस के द्वारा बनाई जाती है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे चार्जशीट कहते हैं। ये हमने पहले क्लासेस में जान दिया था। आज हमको सेक्शन 191 से स्टार्ट करना है। तो इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा जो BNSS है ये है क्या। तो हम सब जानते हैं कि हमारा 2023 में बिल पारित किया गया है ना, जिसमें जो हमारे पुराने लॉज थे, जितने भी हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज थे, लाइक हमारा IPC हो गया, CRPC हो गया और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इन सबको रिपील किया गया और इनके जगह पे 3 नए लॉ लाए गए। एज इट इज़, मतलब जैसे वो थे वैसे ये हैं, बस इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो आज की सोसाइटी के हिसाब से फिट बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, या कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पहले नहीं होते थे अब होने लगे हैं, लाइक टेररिज्म हो गया है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब ऐड की गई हैं जो कि हमारे सोसाइटी में पहले नहीं थे। तो सोसाइटी को देखते हुए ही ये सारे लॉज हमारे चेंज किए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, बस हाँ फेर बदल है। तो वो सेक्शन का है, आपको सेक्शन बहुत ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो टाइम पीरियड्स होता है, ड्यूरेशन होता है, वो इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसको अब देर ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम आते हैं सेक्शन 191। इसके पहले आप जाके उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, मतलब बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको कवर कर लें। तो अब आते हैं 191 सेक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि हम FIR पढ़ रहे थे। FIR हमारा चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है। तो पहले हम 154 CRPC पढ़ते थे, अब वही 173 BNSS में पढ़ रहे हैं। FIR का पूरा जो प्रोविजंस थे वो सेम ही है, इसमें बस 0 FIR का जिक्र किया गया है थोड़ा सा। यानी पहले हमारा CRPC 0 FIR के बारे में नहीं बताता था, वो सिर्फ यही बताता था कि ज्यूरिडिक्शन में जहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है वहाँ जाके आप उसको कंप्लेन करो, है ना, वहाँ जाके आप इसका FIR लॉन्च करो। लेकिन हमारे जो BNSS में है, यानी हमारा जो न्यू लॉ है, ये हमारा जगह के बारे में बात इर्रेस्पेक्टिव कर दिया। मतलब चाहे कहीं भी ऑफेंस हुआ हो, आप किसी भी इलाके में जाके, किसी भी इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके आप उसका FIR दर्ज करवा सकते हो, जिसको 0 FIR भी कहते हैं। तो ये चीज़ें इसमें कुछ चेंजेस है। इसके अलावा हमने कन्फेशन पढ़ लिया है, हमने डिफ़ॉल्ट बेल पढ़ लिया है। उसके बाद हमने देखा था क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, कि क्लोजर रिपोर्ट मतलब कि जब पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाती है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि ये आदमी एक अपराधी
बोला जाए, है ना। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला है कि हम समझ सके कि हाँ ये इसने अपराध किया है। तो ऐसे में क्या करती है कि पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट लगाती है और उस केस को क्लोज कर देती है, तो इसलिए इसको क्लोजर रिपोर्ट कहा गया है। अब 190 बात करता है जब एविडेंस सफिशिएंट हो, यानी पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है अगर उनको प्रॉपर एविडेंस मिले हैं, या प्रॉपर नहीं, कुछ सस्पिशियस भी मिल गया है, कुछ भी ऐसा मिल गया है जिससे ये लगता है कि हाँ ये पर्सन ये क्राइम किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा इस केस को आगे बढ़ाया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि फला फला इंसान है, ये मतलब ये चीज़ें इन्होंने किए हैं, ये चीज़ें सस्पेक्टेड हैं, ठीक है, इस स्पॉट पे ये मिला है। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में लिखी जाती है जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में चालान कहा जाता है या चार्जशीट कही जाती है। तो उसे ही 190 में बताया गया है और यही चार्जशीट बाद में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी किया जाता है। अब 191 हमारा बात करता है कि कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेंट। तो यहाँ पे एक तरफ से इम्यूनिटी दी गई है किसको, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, यानी जो कंप्लेन कर रहा है और जो कंप्लेन मतलब जो कंप्लेनेंट है उनके साथ जो विटनेसेस आए हैं उस अपराध को बताने के लिए, उनको एक तरफ से यहाँ पे राइट दिया हुआ है कि उनको किसी भी तरह जोर जबरदस्ती करके पुलिस ऑफिसर के द्वारा रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा, मतलब उनको रोका नहीं जाएगा पुलिस थाने में। ऐसा नहीं है कि भाई कोई विटनेस आया अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अब पुलिस ऑफिसर इसको बैठा लिए, जाने ही नहीं दे रही है कि तुम नहीं बताओ, तुम बताओ, पता लग रहा है कि रात भर उसको बैठा रही। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा सेक्शन 191 यहाँ पे बोलता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है, इन द टर्म ऑफ कि भाई तुम स्टेटमेंट दो। तो ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि कंप्लेनेंट और विटनेस अपने मन मर्जी से आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 192। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, और केस डायरी जो होती है वो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले हमारे CRPC में 172 में ये चीज दी हुई थी। अब हमारा सेक्शन 192 हमारा बात करता है कि पुलिस डायरी क्या होती है। तो वही कि पुलिस डायरी का जो नॉर्मल एक लिटरल मीनिंग होती है कि एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर क्या क्या कर रही है, क्या क्या रिकॉर्ड कर रही है, क्या कौन कौन से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, या कहाँ कहाँ पे किस किस स्पॉट पे वो जा रहे हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं डे बाय डे इंटर की जाती हैं एक डायरी में, सारी प्रोसीडिंग, और जिस डायरी में ये इंटर की जाती हैं उसी को पुलिस डायरी कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192। और ये जो पुलिस डायरी होती है ये एज एन एविडेंस यूज़ नहीं की जाती है, मतलब इसका जो एविडेंसरी वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है एक तरफ से। हाँ, इसको कॉन्ट्राडिक्शन और एक तरफ से कोरोबरेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये है ना सेक्शन सब सेक्शन 4 में यही बताया गया कि एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल में यूज एज डायरीज नॉट एज एविडेंस, ठीक है, बट टू एड। तो वही चीज़ कि एविडेंस के रूप में इसको यूज़ नहीं की जा सकती है, बट इसको एज एन एड या एज एन एक तरफ से देख लिया जाए तो अपने यूज़ के लिए कि हाँ भाई पुलिस ने ये चीज़ें लिखी थी, तो उस चीज़ के लिए इसको, या कभी कभी ये एक फ्रेश मेमोरी के लिए भी यूज़ की जा सकती है, वो हम BSc में पढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ही पुलिस डायरी यूज़ की जाती है। इसके अलावा बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें वही है कि जो केस था उसका इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब क्लोज हुआ, उसमें किस किस प्लेस पे विजिट किया गया, कौन कौन से स्टेटमेंट मतलब दिए गए हैं उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये सारी चीज़ें उस पुलिस डायरी में लिखी जाती है। तो सेक्शन 192 में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको रिफ्रेश द मेमोरी बताई ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको सेम BSc यानी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलता है कि जब कोई जो विटनेस होता है या कंप्लेनेंट होता है वो अपने स्टेटमेंट को लिखा के भूल गया रहता है, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कि क्रिमिनल केस में काफ़ी सालों साल तक केसेस चलते हैं ना, तो इतना कोई नहीं ध्यान रखता है कि भाई उस टाइम मैंने क्या देखा था, क्या बोला था। तो उस चीज़ को, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी पुलिस डायरी का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 192। अब आते हैं सेक्शन नंबर 193 जो बात करता है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। तो भाई पुलिस रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके लिए हमको प्री मेंस और मतलब इंटरव्यू हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है, और कहीं कहीं पुलिस जो रिपोर्ट है वो हमारे उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं। 173 हमारा CRPC बात करता था पुलिस रिपोर्ट के बारे में, और 193 हमारा BNSS बात कर रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट
अननेसेसरी डिले। तो सबसे पहले तो यहाँ यही बताया गया है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे बिना किसी डिले के। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी इन्वेस्टिगेशन को रोक के रखे हो, जल्द से जल्द उसको पूरा करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते रहते हैं। ये सबसेक्शन नंबर 2 यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रेप विक्टिम या रेप केसेस के बारे में बताता है, या इसके अलावा जो वुमेन से रिलेटेड जो जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में बताता है। और इसमें पॉस्को भी एक्ट किया गया है, पहले ये नहीं था, अब इसको ऐड किया गया है यहाँ पे। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी केस है जो कि रेप से रिलेटेड है या पॉस्को से रिलेटेड है, मतलब चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो पुलिस ऑफिसर को उसको 2 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 2। अब यहाँ पे 2 महीने इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारे प्री में। अब 3 यहाँ पे बात कर रहा है कि एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटेड, मतलब जैसे जैसे जितनी भी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द मजिस्ट्रेट। तो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होती है विदाउट डिले की, तो ये जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ये जो पुलिस इंचार्ज होंगे पुलिस स्टेशन के, उनके द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा, इंक्लूडिंग, ये पहले नहीं था हमारा, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द मजिस्ट्रेट। मतलब जो रिपोर्ट उनका डॉक्यूमेंट होगा वो तो जाएगा ही, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो वो वीडियो में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करके सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी या उनको सबमिट की जाएंगी। तो ये होता है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे हो रहा है कि पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या फॉर्म, मतलब उस जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो फॉर्म होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूड करना। तो उसमें पार्टीज के नाम हो गया, जो केस उनका इसका इन्फॉर्मेशन हो गया, कौन से ऐसे पर्सन जो अपेयर हो रहे हैं उनका हो गया, कौन से ऐसे पर्सन है जो अपेयर नहीं हो रहे हैं वो है, कौन से अक्यूज जो अरेस्ट है, क्या मतलब वेदर जो अक्यूज्ड है वो अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, ये इसमें लिखना ज़रूरी है, क्या अक्यूज्ड को रिलीज़ किया गया है या नहीं किया गया है वो लिखना ज़रूरी है, या फिर क्या उस अक्यूज्ड को कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया गया है ये भी लिखना है, मतलब ज़रूरी है उसमें, मतलब मेंशन करना है एक तरफ से पुलिस रिपोर्ट में हर चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हाँ भाई ये अक्यूज्ड है, इनको अरेस्ट किया गया था या इनको नहीं किया गया था या इनको रिलीज़ किया गया है, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे ये न्यू जुड़ा हुआ है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कस्टडी की जो सीक्वेंस होती है कि तो कब कब कस्टडी में लिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक तरफ से रिकॉर्ड करके भेजना होता है, मतलब पुलिस के द्वारा भेजना होता है मजिस्ट्रेट को कि हाँ हमने इनको इस टाइम पे कस्टडी में लिया गया था, लाइक ताकि ये मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह ना कर पाए। अब यहाँ पे सेकंड बोला जा रहा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन द पीरियड ऑफ 90 days इन्फॉर्म द प्रोग्रेसिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय मीन्स ऑफ इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। तो ये एक चीज़ हम देखते थे प्रोटेस्ट पेटिशन, जो कि हमारे सीआरपीसी में नहीं था। अब प्रोटेस्ट पेटिशन का मतलब क्या होता है कि ये जो पेटिशन होती है ये हमारे विक्टिम के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन एक फाइल किया जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर मेरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कहाँ तक पहुँची है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं या कहाँ तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। ये जितने भी जो सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे विक्टिम के या हमारे इन्फॉर्मेंट के, वो अपना एक पिटीशन लगाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो वो पहले हमारा मतलब एक तरफ से बोला जाए तो एक्सप्रेसली नहीं दिया होता हमारे सीआरपीसी में, बट हमारा बीएनएसएस अब इस चीज़ को पूरा रिवील कर दिया है, मतलब इस चीज़ को पूरी तरह एक्सप्रेसली यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है उनको 90 दिन के अंदर, पहली बात तो 90 दिन जाना ही नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल वगैरह आ जाती है। बट अगर 90 दिन के ऊपर गया तो यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया जा सकता है विक्टिम के द्वारा और इन्फॉर्मेंट के द्वारा। तो अब पिटीशन लगे या ना लगे इससे कोई मतलब नहीं है, पुलिस ऑफिसर को अपना जो इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उनका, वो उनको इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को बताना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, ये शैल यहाँ पे वर्ड है,
तो पुलिस ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि वो 90 डेज के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है इसका एक रिपोर्ट वो विक्टिम को और इन्फॉर्मेंट को दे। तो इस चीज़ का मतलब यही होता है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 90 डेज याद रखिएगा। अब 90 डेज आप डिफ़ॉल्ट बेल से भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है किसी को भी डिटेन करने का वो 90 डेज होता है ना। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि हाँ 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो ब्यौरा होता है वो हमको देना पड़ेगा, आई मीन पुलिस ऑफिसर को देना पड़ेगा। फिर आता है सब सेक्शन नंबर 7 में। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर को का ये ओपिनियन है या उनको ये लग रहा है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रेलेवेंट ही नहीं है उस केस से, उस सब्जेक्ट मैटर से रेलेवेंट ही नहीं करता है, ये स्टेटमेंट ऐसा फालतू में ले लिया गया है, तो वो क्या करेंगे, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसेंशियल नहीं है वो स्टेटमेंट, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मजिस्ट्रेट साहब आप इस पार्ट को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, फ्रॉम द कॉपीज, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको रखने का भी कोई मतलब नहीं है, ये आपको बस एक डिस्ट्रैक्ट करेगी या डिस्टर्ब करेगी। तो ये हो गया हमारा सब सेक्शन नंबर 7। ये नॉर्मली एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब सब सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है, ये न्यूली एडेड है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सबमिट करेगी उस नंबर ऑफ कॉपीज़ को भी जिसको उन्होंने अक्यूज्ड को सप्लाई किया है अंडर सेक्शन 230। तो 230 में जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम जानते हैं कि अक्यूज्ड को सप्लाई किया जाता है, जैसे कि 207 हमारा CRPC बोलता था, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं रिलेटिव वो सारे डॉक्यूमेंट हम पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को सप्लाई करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर होंगी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को, डॉक्यूमेंट तो सबमिट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज जितनी भी उनके पास रिपोर्ट रहेगी उसको सबमिट करेंगे, प्लस उसको भी सबमिट करेंगे जो कि अक्यूज्ड को उन्होंने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मतलब उसका भी रेप्लिका एक तरफ से उनको सबमिट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ अक्यूज्ड को दिया हुआ है। अब प्रोवाइजो है यहाँ पे जो सप्लाई टू रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर टू ड्यूली सर्व। तो यहाँ पे थ्रू ईमेल वगैरह उसके बारे में बात की जा रही है कि जितने भी अदर डॉक्यूमेंट होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। मतलब वही कि अगर आपके खिलाफ कोई नोटिस है, कुछ है इस टाइप का, तो आपको थ्रू ईमेल भी वो जा सकता है, ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। तो अब आते हैं हमारे सब सेक्शन नंबर 9 में जो बात करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो नथिंग से हो रही है। इसका मतलब है कि नथिंग का मतलब कि भाई कुछ नहीं रोक सकता, है ना, ये होता है इसका मतलब। तो सब सेक्शन 9 का यही मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो कि पुलिस ऑफिसर को रोक सके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आफ्टर द सबमिट ऑफ रिपोर्ट। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि पुलिस ऑफिसर जो भी रिपोर्ट अपना बनाती है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देती है ना, मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रस्तुत कर देती है। और क्या पता भाई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं या ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि पुलिस ऑफिसर को बाद में कुछ पता चल रहा है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट उनको पता चल रहा है कि भाई ये तो हमसे छूट गया है ना, हमको तो ये स्पॉट भी देखना था, या कुछ ऐसा एविडेंस उनको मिल जा रहा है जिसका इंक्लूड होना उस ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा प्रोविज़न ला दिया जाए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते पुलिस ऑफिसर, तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगी। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा ये जो प्रोविज़न है ये यही बोल रहा है कि ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है, ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कि पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोक सके, चाहे वो रिपोर्ट को सबमिट ही क्यों ना कर दिए हों। और जब वो रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस केस में, तो उनके ऊपर इतनी लायबिलिटी दी गई है कि भाई आप जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपको जो फर्दर रिपोर्ट्स मिल रही हैं, फर्दर एविडेंसेस मिल रहे हैं, आप उनको भी किसके सामने प्रस्तुत करेंगे, या मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी फर्दर रिपोर्ट बन रही है, जो भी फर्दर उनको एविडेंसेस मिल रहे हैं, वेदर वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या कुछ और भी हो, जो भी हो, उसको क्या करेंगे वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे या मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और ये पावर्स किसकी दी गई हैं यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर की। अब इसका प्रोवाइजो है, ये न्यूली एडेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल may be conducted with the permission of the court trying the case and the same shall be completed within a period of 90 days।
तो यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया है 90 दिन का, और ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी केस से रिलेटेड, बट वो कब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जबकि कोर्ट ने उस केस के खिलाफ कॉग्निजेंस भी ले लिया है, इंक्वायरी भी कर दिए हैं, जो भी प्रोसेस होता है, इशू प्रोसेस हो गया, समन हो गया, वारंट हो गया, ये सब करने के बाद जब ट्रायल हमारा स्टार्ट हो गया है, तब पुलिस ऑफिसर को याद आ रहा है कि भाई हमको तो इन्वेस्टिगेशन करना है इसके आगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो कोर्ट होगी वो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं दे सकती ना कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन जब भी आप करो बस हमारे सामने लाके रिपोर्ट सबमिट कर देना। तो ऐसा नहीं है, मतलब ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना है तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर को पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मतलब मुझे केस में कुछ और मिला है, मुझे इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट अगर यहाँ पे परमिट करती है, कोर्ट अगर यहाँ पे परमिशन देती है कि ओके आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, और उसके बाद जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसको जल्द से जल्द हमारे कोर्ट में इसको सबमिट करिए। तो इसका जो डेट दिया हुआ है कि भाई ये जो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ट्रायल के अंदर, उसको विद इन 90 डेज आपको कैसे भी करके सबमिट करना है बिफोर द कोर्ट, और तब जाके ट्रायल का इसका आगे कंडक्ट जो है वो स्टार्ट होगा। और ये एक्सटेंड भी किया जाता है, मतलब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे 90 दिन के अंदर नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, तो कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट के परमिशन से ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमारा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 9। इसका प्रोविजो 90 डेज याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्यूरिंग ट्रायल हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना है, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है वो इंक्वायरी के टाइम में होता है, या फिर जब ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है उसके पहले ही इन्वेस्टिगेशन होता है, तभी रिपोर्ट वगैरह सबमिट होकर तभी वो ट्रायल के अंदर जाता है। तो ये तो नॉर्मल हो गई, बट अगर ट्रायल के दौरान ही इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये काफ़ी एक तरह बोलते हैं ना, काफ़ी मतलब टिटिम वाला काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट की परमिशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 9। तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 194 में, जो बात करता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। तो ये सुसाइड से जो रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस होती हैं उनसे रिलेटेड ये बात करता है हमारा सेक्शन 194। ये सीआरपीसी में 174 में दिया हुआ था। तो इसको अलग मतलब इसको लिटरल मीनिंग में या जनरल मीनिंग में इसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो 194 के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है वो तब बनाती है जब ऐसा पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे सुसाइड किया हुआ है। अब भाई सुसाइड किया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने सुसाइड कैसे किया है, क्यों किया है, किस जगह पे किया है, किस तरह से किया है, इन सब चीज़ को लेकर जो भी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसी को इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पूरा लिखा जाता है और वही इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहलाती है। तो इसमें किल्ड बाई एनदर, बाई एनिमल, बाई मशीनरी, बाई एक्सीडेंट, ठीक है, कमिटेड सुसाइड एंड हैज डाइड, मतलब उसको उसके जो सुसाइड करने का रीज़न था वो क्या था, कौन सा ऐसा सस्पेक्ट था, सस्पेशियस कोई सर्कमस्टेंसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी जाती हैं, और इमीडिएटली जो वो रिपोर्ट होती है यानी जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है उसको नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है या उसको उनके सामने सबमिट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 194। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा पुलिस रिपोर्ट होता है वो हमारे जुडिशियल ऑफिसर के सामने यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको सबमिट किया जाता है। लेकिन हमारा 194 जो कि सुसाइड से रिलेटेड होता है, तो इसमें जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ना सबमिट करके किसके सामने होती है सबमिट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट होती है। तो ये भी हमारा एक प्री का वो हो जाता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा उसके बाद उसमें जो मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट वगैरह तैयार होती है वही इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। अपरेंट कॉज ऑफ डेथ,
ठीक है। तो ये जो वर्ड है एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, तो ये हमारे प्री में पूछा जाता है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो किस बेस पे होती है, यानी किस लिए होती है। तो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ मतलब जो जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसका डेथ मतलब उसके मरने के पीछे क्या कॉज रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, उसी को पूरा ब्यौरा जो लिखा जाता है उस रिपोर्ट में ही लिखा जाता है। अब इसमें जो सबसेक्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे एक बैरियर लगाता है 24 आवर्स की। तो इसमें क्या बोला गया है कि द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन और बाय सो मेनी ऑफ देम शैल बी फॉरवर्डेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। तो इसमें जो रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की गई है इसको पुलिस ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाएगा या फिर अदर पर्सन के द्वारा, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो कि उस रिपोर्ट को बनवाने में साथ दिए हैं उनके द्वारा यहाँ पे साइन किया जाएगा और वो फॉरवर्ड किया जाएगा किसके पास, या तो डीएम के पास यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर एसडीएम के पास विद इन 24 आवर्स। मतलब जब वो घटना घटित हुई हो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 3 सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें सुसाइड मतलब सुसाइड एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि भाई कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो उसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉ के हिसाब से कैसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे सुसाइड एक क्राइम के रूप में बाहर आएगा। लाइक यहाँ पहला दिया हुआ है, जब शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला सुसाइड करती है। तो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कि द केस लेड टू द डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, रीजनेबल सस्पिशन टू कमिट एन ऑफेंस रिलेशन विद द ऑफेंस। तो यहाँ पे लाइक डावरी हो गया, यानी अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला यहाँ पे सुसाइड कर रही है और ऐसा सस्पिशन पाया जाता है, ऐसा यहाँ पे मतलब शक पैदा होता है कि इस महिला के साथ यहाँ पे क्रूएलिटी हुई है या डावरी डिमांड हुई है, हरासमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी सुसाइड के अंदर लिखी जाएंगी। 3 यहाँ पे वही है, इस मैरिज के रिलेटेड ही है। 4 यहाँ पे देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, अगर कोई डाउट होता है उस डेथ के कॉज के लिए तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो भी मतलब एंड ही शैल फॉरवर्ड द बॉडी टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब चीज़ों को देख रेख करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर जो वो बॉडी उनको मिली है, यानी सुसाइड के बाद जो मृत बॉडी उनको मिली है उसको सिविल सर्जन के पास यानी नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा, जहां उनके बॉडी का एग्जामिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल जिसको हम फॉरेंसिक कहते हैं कि किसी बॉडी को जब सुसाइड होता है तो उसका पता लगाने के लिए कि इसकी डेथ कैसी हुई है, जहर खा के हुई है या फांसी लगा के हुई है या कैसे हुई है, तो उसके लिए उसको नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजा जाता है। यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें पता लगता है कि हाँ इस पर्सन की इस वजह से डेथ हुई है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 3। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे वही बताया गया कि होल्ड इंक्वेस्ट। तो जो इंक्वेस्ट होता है वो मतलब उसका जो सबमिट करने का या उसमें ऑर्डर देने का जो भी पावर्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, लाइक ईएम, डीएम, एसडीएम। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, चाहे डीएम हो गए यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या फिर एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गए। यही पावर मतलब इन्हीं के पास पावर्स होती हैं किसी भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट को देखने के लिए या उसके बिहाफ पे ऑर्डर वगैरह करने के लिए। फिर हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 195 जो बात करता है पावर टू समन पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन को समन क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस है, मतलब उनको चाहिए कि जो ये पर्सन है
इनको आना चाहिए पुलिस स्टेशन में, या मतलब किसी भी स्टेटमेंट के लिए या किसी भी पूछताछ के लिए अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं तो वो किसी भी पर्सन को समन दे सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 195 बताता है। अब इसमें आर्टिकल 23 का भी एक यहाँ पे पूछा, मतलब एक यहाँ पे एक रेलिवेंसी आती है कि यहाँ पे जैसे हमारा आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 3 है वो किससे रिलेटेड बात करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई पर्सन अपने ही खिलाफ मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिससे वो खुद ही क्रिमिनेट हो जाए, है ना। इससे उसको राइट्स दिए हुए हैं कि भाई तुम अपने बचाव के लिए झूठ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अब जो भी जिसको भी समन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो विटनेस होगा, वो एक्यूज्ड तो होगा नहीं, है ना, वो अपराधी तो होगा नहीं कि भाई उसने सच बोल दिया तो उसको जेल हो गया। विटनेस होगा, तो विटनेस को यहाँ पे बाउंड किया गया है कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है बाय द पुलिस ऑफिसर, आप उसका सत्य सत्य जवाब दीजिए, झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये एक तरफ से यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज की गई है किसी भी विटनेस के ऊपर, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 23 है ये हमारे उस पर्सन के लिए होते हैं जो कि अपराधी हैं, जिनको लगता है कि अगर मैंने अपने खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो मैं खुद जेल चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जो विटनेस आते हैं जिनसे पूछताछ करने के लिए बुलाई जाती है, भाई तुम कुछ भी बोलोगे, तुम तो जेल नहीं जा रहे हो ना, लेकिन फिर भी तुमको झूठ क्यों बोलना है, तो तुम जो सुने हो जो देखे हो उसका सच सच जवाब दो। इसलिए उनको यहाँ पे बाउंड किया गया है सबसे हमारे सेक्शन नंबर 195 में। अब यहाँ पे ये प्रोवाइजो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से पर्सन है जिसको समन नहीं भेजा जा सकता है, यानी उनको समन भेज के पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसके बजाय जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनको उनके रेसिडेंस पे ही जाना पड़ेगा या उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ उनको कंफर्टेबल हो। तो चाहे कोई मेल पर्सन हो जो कि 15 साल से छोटे हों, या 60 साल यानी 60 ईयर से एवव एज हो, या फिर वुमेन अब यहाँ पे किसी भी एज की चलेंगी, यानी किसी भी वुमेन को समन करके पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ये एक वुमेन का राइट होता है, या तो वो जो पर्सन है वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस प्रकार के यहाँ पे व्यक्ति हैं तो उनको पुलिस ऑफिसर समन करके पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती है। इसके अलावा मतलब अगर उनको पूछताछ करनी है तो आप उनके घर जाके या उनके रेजिडेंस पे जाके या कोई ऐसे प्लेस पे जाइए जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं। तो ये हमारा सेक्शन 195 और इसमें आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सेकंड में बताया गया है, इफ द फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर टू अटेंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो यहाँ पे अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट को अटेंड करने का कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारा सबसेक्शन नंबर 2 बताता है। अब 196 यहाँ पे बताता है कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का एक ड्यूटी बताया गया है, उनकी एक पावर बताई गई है कि कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए होल्ड इंक्वेस्ट, जो अभी हमने देखा था हमारे सेक्शन 194 में, तो उसी के लिए यहाँ पे इंक्वायरी करना, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंक्वायरी करना इम्पॉर्टेंट है तो वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 196। तो इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन एवर सच मजिस्ट्रेट कंसिडर इट एक्सपीडियंट टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन who has been already interred in order to discover the cause of death, magistrate may cause the body disinterred and examination। तो यहाँ पे एक तरफ से गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है
कि जस्टिस के लिए या कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जिस मुर्दे को, यानी मुर्दा मतलब जिस डेड बॉडी को यहाँ पे दफना दिया गया है, भाई जला दिया गया है तो उसका तो कोई क्लू ही नहीं है ना, लेकिन मान लो बॉडी को दफना दिया गया है तो और अगर उसके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उस बॉडी को फिर से एग्जामिन किया जाए, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ आप उस जो यहाँ पे डेड बॉडी जो गड़ी हुई है उसको उखाड़ो और फिर जाके उसका एग्जामिन करो। तो ये हमारा सब सेक्शन नंबर 4 यहाँ पे इसी के बारे में बताता है। फिर वही नियर सर्जन वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर उनको नियर सर्जन के पास ले जाना है और बाकी जो रिपोर्ट वगैरह आएगी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पे सबमिट करना है। तो बस वही है जो हमने 194 में देखा था, वही 196 का आप मिला जुला के पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ें वहीं आती हैं। ओके, तो फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर हमारा 14 हमारा बात करता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ये हमारा चैप्टर है जो कि हमारा 197 से 209 तक है। ये बात करता है हमारा ज्यूरिडिक्शन यानी क्रिमिनल कोर्ट्स का। ज्यूरिडिक्शन कितने किस इलाके में होगा, कितने अंडर में होगा, ये सारी चीज़ें कि अगर कोई भी किसी भी केस का ट्रायल करना है या इंक्वायरी करना है तो कोर्ट अपने ही ज्यूरिडिक्शन में कर सकती है या उसका ज्यूरिडिक्शन किस किस एरिया में आएगा, ये सारी चीज़ें हमको चैप्टर नंबर 14 में देखने को मिलती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो अगर आपने CRPC पढ़ा होगा आई होप, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो अब 197 से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस यही, एंड आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आई हो। और अगर कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो इसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप उससे पूछ सकते हो, उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे क्लासेस आगे आपके लिए लाती रहूँ। मतलब मोटिवेशन बना रहता है ना कि हाँ चलो कोई देख रहा है तो बनाना है, नहीं तो फिर ये होता है कि यार क्या ही मतलब है टाइम अपना वेस्ट करने का, अपने में ही लगे रहो फिर। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।